चलो, इनकम के 5 हेड बेटा। इनकम अंडर द हेड सैलरी आपका 15 to 17। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी 22 to 27। इनकम अंडर द हेड पीजी बीपी 28 to 44। डी कैपिटल गेन 45 to 55। ए अदर सोर्स 56 to 59। पहले तो यही बेसिक क्लियर करो। सैलरी 15 से 17, हाउस प्रॉपर्टी 22 से 27। अब जहां पर एक हेड खत्म हो रहा है 27, पीजीबीपी शुरू हो गया 28 से 44। डी पीजीबीपी 44 पे खत्म हुआ बेटा, वो कैपिटल गेन शुरू हो गया 45 से 55। ए अब आपका कैपिटल गेन 55 पे खत्म हुआ, अदर सोर्स 56 to 59। ये 18 से 21 कहाँ गई? सैलरी आपकी 15 से 17, हाउस प्रॉपर्टी आपकी 22 से 27। ये बीच की 3 सेक्शन कहाँ पर है बेटा? 18 से 21। किसी जमाने में, भले जमाने में 70s 80s की बात करें, इनकम के 6 हेड होते थे। सेकंड हेड का नाम होता था अंडर द हेड इन्वेस्टमेंट। जो सेकंड हेड होता था अंडर द हेड इन्वेस्टमेंट, 18 से 21 सेक्शन उसमें कवर होती थी। बाद में उस हेड को मर्ज कर दिया था अंडर द हेड अदर सोर्सेज। वो अलग बात है, ध्यान नहीं जाता हमारा, हम पढ़ते ही चले जाते हैं। बीच में सेक्शन ये 3 गायब हैं। वो हेड था बेटा आपका, मर्ज हो गया था वो आपका अंडर द हेड अदर सोर्सेज। फिलहाल अपन आते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन की कवरेज है बेटा सेक्शन 45 to 55। ए सेक्शन 45 इज द चार्जिंग सेक्शन। हर हेड की पहली सेक्शन क्या है? चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन इज दैट सेक्शन विच क्रिएट्स लाइबिलिटी। कंडीशन दे रखी है, कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो ये इनकम टैक्सेबल होगी। अगर कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हुई, ये इनकम ही टैक्सेबल नहीं होगी। कंडीशन नंबर 1, देयर मस्ट बी अ कैपिटल असेट। असेट नहीं लिखा, देयर मस्ट बी अ कैपिटल असेट। कंडीशन नंबर 2, सच कैपिटल असेट मस्ट हैव बीन ट्रांसफर। सेल नहीं लिखा, ट्रांसफर लिखा है। कैपिटल असेट होनी चाहिए, कैपिटल असेट का ट्रांसफर होना चाहिए। कैपिटल गेन उस साल लग जाएगा जिस साल ट्रांसफर हुआ, चाहे मुझे बेटा कंसिडरेशन मिले चाहे कंसिडरेशन ना मिले। दोबारा, कैपिटल असेट होनी चाहिए, कैपिटल असेट का ट्रांसफर होना चाहिए। कैपिटल गेन उस साल लगता है जिस साल ट्रांसफर हुआ, वेदर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड और नॉट। क्या मतलब? मैंने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी प्रीवियस ईयर 24-25 में, कंसिडरेशन जाके मिला मुझे प्रीवियस ईयर 25-26 में। लो से पूछा गया ये कैपिटल गेन किस साल लगेगा? ट्रांसफर कब हुआ है? 24-25। कंसिडरेशन कब मिला है? 25-26। ये कैपिटल गेन कब लगेगा? ये प्रैक्टिकल लाइफ में जाके 1.5 लाख फंसता है। 25 मार्च को मैंने क्या कर दिया बेटा? सेल कर दी। कंसिडरेशन मिला मुझे 7 अप्रैल को, वो मार्च आपका आ जाएगा दूसरे प्रीवियस ईयर में। अप्रैल लगते ही क्या लग जाएगा? दूसरा प्रीवियस ईयर। लो क्रिस्टल क्लियर है। लो ने बोला जिस साल ट्रांसफर करेंगे कैपिटल गेन के प्रोविजन उस साल लगेंगे, कंसिडरेशन उस साल मिले या कंसिडरेशन उस साल ना मिले, हमें इससे मतलब नहीं है। पर क्योंकि अब आप रिवाइज कर रहे हो, इसकी 4 एक्सेप्शन पढ़ाई थी जहाँ ट्रांसफर किसी और साल होता है पर कैपिटल गेन किसी और साल लगता है। एक्सेप्शन से पहले बेसिक प्रिंसिपल क्या है? जिस साल ट्रांसफर, कैपिटल गेन उस साल, चाहे कंसिडरेशन मिले चाहे ना मिले। एक्सेप्शन है बेटा, ट्रांसफर किसी और साल, कैपिटल गेन किसी और साल लगेगा। चारों एक्सेप्शन सिलेबस में हैं, चारों पढ़ाई थी, चारों रिवाइज कराओ। ऊपर ऊपर से डिटेल में चलेंगे। सबसे पहला था बेटा इंश्योरेंस क्लेम। मेरी कैपिटल असेट डैमेज डिस्ट्रॉय हो गई, जिस साल डैमेज हुई लो ने ट्रांसफर उस साल माना था, पर कैपिटल गेन उस साल लगेगा जिस साल मुझे क्लेम मिलेगा। मेरी कैपिटल असेट डैमेज हो गई प्रीवियस ईयर 20-21 में, क्लेम मिलने में टाइम लगता है। क्लेम जाके मिला मुझे 24-25 में। ट्रांसफर किस साल हुआ? जिस साल डैमेज हुई। कैपिटल गेन किस साल लगेगा? जिस साल मुझे ये क्लेम रिसीव होगा। सेक्शन 45(1)(a) डिटेल में रिवाइज करेंगे। नंबर 2 बेटा, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। सेकंड एक्सेप्शन बेटा, मेरी एक कैपिटल असेट थी, मैंने उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। एक अर्बन लैंड थी, एज ए इन्वेस्टमेंट मैंने होल्ड कर रखी थी, मैंने काम ही प्रॉपर्टी डीलर का शुरू कर दिया। कैपिटल असेट किस में कन्वर्ट कर दी? स्टॉक इन ट्रेड। सर क्या खाली बोर्ड लगा दिया था मैंने? नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या हुआ है? ये कन्वर्ट हुआ है। स्टॉक इन ट्रेड टू कैपिटल असेट जर्नल एंट्री पास हुई है। इस कन्वर्जन के ऊपर ही लो ने क्या करा था? कैपिटल गेन लगाया था। ट्रांसफर किस साल? जिस साल कन्वर्ट हुआ। कैपिटल गेन किस साल? जिस साल ये स्टॉक सोल्ड आउट होगा।
तो अगर कैपिटल असेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करा, कैपिटल गेन लगेगा। ट्रांसफर उस साल जिस साल कन्वर्जन है, कैपिटल गेन उस साल जिस साल ये स्टॉक सोल्ड आउट होगा। तीसरी एक्सेप्शन थी 45 सबसेक्शन 5, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है, मेरी प्रॉपर्टी उन्होंने क्या कर ली, गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली और कंपनसेशन दिया मुझे 5 करोड़। ट्रांसफर कैपिटल गेन लगेगा, इसके ऊपर भी कैपिटल गेन लगेगा। एक्वायर हुई थी प्रीवियस ईयर 20-21 में, कंपनसेशन जाके मिला प्रीवियस ईयर 24-25 में। ट्रांसफर किस साल, 20-21। जब एक्वायर हुआ है, कैपिटल गेन किस साल, जिस साल ये कंपनसेशन मिलेगा। 3 एक्सेप्शन हो गई। पहली 45(1)(a) इंश्योरेंस क्लेम, दूसरी कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड 45(2), तीसरी 45(5) कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट, चौथी ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट सेक्शन 45(5)(a). ये सेक्शन क्या थी, मेरे पास लैंड है, पुराना हाउस है, मैं लैंड के ऊपर हाउस बनाना चाहता हूँ, पुराना हाउस तोड़ के नया हाउस बनाना चाहता हूँ, पैसे की कमी है, फंड्स की कमी है, बिल्डर से टाई अप कर लिया। बिल्डर कह रहा है मुझे ये हाउस प्रॉपर्टी दो, मुझे इसमें राइट दो, लैंड का राइट मेरे को दे दो, मैं उसके ऊपर फ्लैट बनाता हूँ। एग्रीमेंट कर लिया, आप बनाइए इसके ऊपर फ्लैट, मुझे कुछ फ्लैट दे देना, थोड़ा बहुत कैश दे देना। लैंड ओनर, दिल्ली में देखा हो आम बात है बेटा, लैंड ओनर ने अपनी लैंड बेची नहीं है, बिल्डर को राइट क्या करा है, ट्रांसफर करा है। टीडीआर बोल देते हैं, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट। या सीधा बिल्डर को बोल दिया बना भाई तू उसके ऊपर बिल्डिंग। सर बिल्डर उसके ऊपर बिल्डिंग क्यों बना रहा है, वो कुछ फ्लैट अपने पास रखेगा। बिल्डर ने उसके ऊपर 4 फ्लोर बना दिए, 1 फ्लोर मुझे प्रोवाइड कर दिया और 1 करोड़ रुपए और मुझे कैश में प्रोवाइड कर दिया। सर बिल्डर को क्या बेनिफिट हुआ, 3 फ्लोर उसने अपने पास रख लिए। वो जब बेचेगा ऑब्वियस सी बात है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से ज्यादा पे बेचेगा। दोनों का पर्पस क्या सोल्व हो रहा है, मेरा पर्पस मैं बना नहीं पाता, पैसे ही नहीं थे, उसने बना के दे दिया, 1 फ्लोर में रह लूंगा, कैश और प्रोवाइड कर दिया। उसका क्या पर्पस सोल्व हो रहा है, 4 फ्लोर बनाने की कॉस्ट आई 2 करोड़, जो 3 फ्लोर उसने अपने पास रख लिए शायद वो 6 करोड़ में बिकेंगे। बिजनेसमैन है, वो बनाएगा ही तब जब उसको कुछ बेनिफिट होगा। इसको बोला जाता है कॉन्सेप्ट को ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। जिस दिन मैं एग्रीमेंट करूंगा ये ट्रांसफर माना जाएगा। ये कौन सा एग्रीमेंट हुआ है, लैंड बेची नहीं है, लैंड पे डेवलपमेंट का राइट दिया है। जिस दिन एग्रीमेंट करूंगा लॉ ने ट्रांसफर माना, पर कैपिटल गेन उस साल लगेगा जब ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी। लॉ ने वेट करी कि अभी तो ट्रांसफर मानो, अभी तो बनने में टाइम लगेगा, कब जाके इसको बेटा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद पोसेशन मिलेगी। लॉ सेज वेट एंड वॉच, टैक्सेबल उस साल करेंगे जिस साल ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी। तो ये 4 एक्सेप्शन थी जहां ट्रांसफर किसी और साल, कैपिटल गेन किसी और साल। पहली इंश्योरेंस, सब डिटेल में आएगा ये, इंश्योरेंस क्लेम 45(1)(a। दूसरा कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक एंड ट्रेड 45(2). तीसरा कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट 45(5). चौथा ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। इन 4 में ट्रांसफर किसी और साल, कैपिटल गेन किसी और साल। 4 के अलावा कितने मर्जी परमुटेशन कम्बिनेशन हो जाएं, कैपिटल गेन उस साल लगेगा जिस साल ट्रांसफर होगा, चाहे मनी मिले चाहे मनी ना मिले। ठीक है जी। कैपिटल एसेट, इसको डिफाइन किया बेटा सेक्शन 2 क्लॉज 14। 3 चीजें कैपिटल एसेट हैं, 5 चीजें कैपिटल एसेट नहीं है। 3 चीजें कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में है, 5 चीजें कैपिटल एसेट नहीं है। कोई चीज एसेट तो है पर कैपिटल एसेट नहीं है, कैपिटल गेन के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। लॉ ने कैपिटल एसेट बोला है, एसेट नहीं बोला। कैपिटल एसेट को डिफाइन किया सेक्शन 2 क्लॉज 14। पॉइंट नंबर 1, ओपन एंडेड property of any kind held by assessee whether or not connected with business or profession। कोई भी प्रॉपर्टी, it may be tangible, it may be intangible, it may be movable, it may be immovable, it may be personal, it may be used in business or profession। ओपन एंडेड कर दिया, कोई भी प्रॉपर्टी हो कैपिटल एसेट मान ली जाएगी। कोई भी एसेट हो कैपिटल एसेट मान ली जाएगी। टेंजिबल, इनटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल, पर्सनल या यूज्ड इन बिजनेस और प्रोफेशन, हर टाइप की एसेट आपकी कैपिटल एसेट है। ओपन एंडेड। सेकंड पॉइंट बेटा आपका, एनी सिक्योरिटी, फोकस करना, हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, उनका काम ही है सिक्योरिटी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना। वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया नजर आ रही है, चाइना नजर आ रही है, ब्राजील नजर आ रही है, साउथ अफ्रीका नजर आ रहा है। ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आप यूएसए के इन्वेस्टर हैं, आपने इंडिया में क्या कर दिया बेटा, पैसा लगा दिया। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, आपने इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। उसका काम ही है सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना। उसको एओ पकड़ लेता था कि आपका काम ही है सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना, क्यों ना मैं आपकी इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल कर दूं। वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर चिल्ला रहा है पीजीबीपी में टैक्सेबल मत कर देना, मैं फॉरेन कंपनी हूं। 40% के हिसाब से क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। आपकी मोदी गवर्नमेंट कम मेक इन इंडिया, कम इन्वेस्ट इन इंडिया, वो हमारी कंट्री में आ रहे हैं, हमें प्रलोभन दे रहे हैं, आओ इंडिया में इन्वेस्ट करो। हम तो आ गए, अपना सिस्टम तो संभाल लो। हम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये क्यों पीजीबीपी लगा रहे हो? ये वो कह रहा है मेरी क्या गलती है, आपका तो काम ही सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, मैं पीजीबीपी में टैक्सेबल करूंगा। एफआईआई चिल्ला रहा है मैं पैसा निकाल लूंगा, मैं 40% के हिसाब से टैक्स पे नहीं करूंगा। मैं चाइना जा रहा हूं, 10% के हिसाब से टैक्स दे दूंगा। ब्राजील जा रहा हूं, साउथ अफ्रीका जा रहा हूं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। लो अमेंड करा, लोगों को दिक्कत समझ में आई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पैसा निकाल लेगा, ये कैसे स्टॉक मार्केट सस्टेन करेगी। और लो क्या बना दिया, सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैपिटल एसेट मानी जाएगी। फर्क क्या पड़ेगा, अब ये जब भी बेचेगा कैपिटल गेन लगेगा, अब ये जब भी बेचेगा कैपिटल गेन लगेगा। सर उससे क्या फर्क पड़ेगा, टैक्स तो अब भी देना है। अरे कैपिटल गेन का टैक्स रेट कम है, अब आप रिवाइज कर रहे हो, कैपिटल गेन का टैक्स रेट कम है, लॉन्ग टर्म भी हो गया, मैक्सिमम 20% है। 23 जुलाई के बाद तो उसका रेट भी 12.5 कर दिया, 23 जुलाई 2024 के बाद तो उसका रेट भी 12.5 कर दिया। अगर ये प्रोविजन ना होते वो मरता, वो पीजीबीपी में 40% के हिसाब से टैक्सेबल हो जाता। अब तो एओ भी टैक्स नहीं लगा पाएगा, अब तो वो भी पीजीबीपी में नहीं ले जा सकता, उसे लेना ही किस में पड़ेगा, कैपिटल गेन, क्योंकि लॉ ने डेफिनेशन में ही डाल दिया एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। एक गलती रह गई, डाला है केवल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। व्हाट अबाउट इंडियन इन्वेस्टर, इंडियन बुल, शेयर बुल, आपका शेर खान बेटा, आपका राकेश झुनझुनवाला साहब, आई थिंक उनकी तो डेथ हो गई, या उनके सन जो भी उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं इंडियन इन्वेस्टर हूं, मेरा काम भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, वो पीजीबीपी में जाएगा। सारे नहीं है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। सर इंडियन इन्वेस्टर ने क्या पाप कर दिए, लॉसेस कर दिए, पाप लो नहीं है ऐसा कोई। इंडियन इन्वेस्टर आज भी कहां जाएगा, पीजीबीपी, जिसका काम ही सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है। इंडिया बुल, शेर खान, झुनझुनवाला साहब, काम ही सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, वो तो जाएंगे बेटा पीजीबीपी में। इसके अलावा अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उनको रिलैक्सेशन है, वो कहां जाएंगे, अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो पहला ओपन एंडेड, किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी। दूसरा सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तीसरा अगर यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है, यूलिप, जो 1 फरवरी 2021 के बाद इशू हुई है। सर यही डेट क्यों ली, ये फाइनेंस एक्ट 2021 से अमेंडमेंट आई थी। अगर 1 फरवरी 2021 के बाद है, यूलिप है, और आपकी बेटा बड़ी यूलिप है जहां एग्रीगेट प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा है, ये कल को जब भी मैच्योर होगी, ये आपके हैंड में टैक्सेबल होगी अंडर द हेड कैपिटल गेन। क्या मतलब, एक बार रटते हैं। अगर 1 फरवरी 2021 या उसके बाद यूलिप इशू हुई है और एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा है, तो ये जब भी मैच्योर होगा कैपिटल एसेट मानी जाएगी। फर्क क्या पड़ेगा, कैपिटल गेन के प्रोविजन लगेंगे। क्या होती है यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। इसके साथ कंपनी एक प्रोडक्ट और चिपका देती है कि हम आपके बिहाफ पे पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। मैंने आपको एक यूलिप बेची, बजाज सन लाइफ, बिरला सन लाइफ, बजाज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, कई कंपनी से बेटा मैंने आपको अपनी यूलिप बेची। 10,000 रुपये आपसे मैं प्रीमियम ले रहा हूं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आपका प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस में भी जाएगा और कुछ पैसा मैं आपके बिहाफ पे स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करूंगा। एक ही में 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अब होता क्या था, जो नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो एग्जाम्प्ट होती है 1010D में।
पढ़ाया भी था, फिर दोबारा बोल देते हैं। जो नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो एग्जाम्प्ट होती है 1010D में, यूलिप भी एग्जाम्प्ट होती थी 1010D में। है तो ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ही, वो अलग बात है उसके साथ प्रोडक्ट कौन सा अटैच हो गया, इंश्योरेंस स्टॉक मार्केट का प्रोडक्ट अटैच हो गया। ये भी क्या होती थी, मैच्योरिटी के टाइम एग्जाम्प्ट होती थी। इसको मिसयूज करते थे। आप पैसे वाले हैं बेटा, मुकेश अंबानी साहब हैं, आप पैसे वाले प्रॉपर्टी बिजनेस टाइकून हैं, आपने 5-5 करोड़ की यूलिप ले ली, मैच्योरिटी के टाइम आपको 500 करोड़ मिल रहा है, सारा टैक्स फ्री हो जाता था 1010D में, सारा का सारा एग्जाम्प्ट होता था 1010D। अरे लोग उनको छोड़ना चाह रहे हैं जो छोटी मोटी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं, अपनी लाइफ को इंश्योर कर रहे हैं। ये बड़े लोगों ने इसको धंधा बना दिया था बेटा, टैक्स इवेजन का तरीका हो गया था। अब सोचो मुकेश अंबानी, क्या कमी है पैसे की, उसने एक यूलिप परचेज कर ली 200 करोड़ की, मैच्योरिटी के टाइम उसको क्या मिल रहा है बेटा, 1000 करोड़, सारा का सारा टैक्स फ्री, 100% इनकम क्या आ जाएगी साहब, टैक्स फ्री आ जाएगी। निर्मला सीतारमण जी को महसूस हुआ ये चल क्या रहा है, फिर उन्होंने लो बनाया, अगर आपने यूलिप ली और बड़ी यूलिप ली 2.5 लाख से ज्यादा का प्रीमियम, वो भाई 2.5 लाख ही बहुत होता है, क्लास में तो समझ में आ रहा है, बोलने में 1 मिनट लग रही है मुझे, 2.5 लाख, पर 2.5 लाख का प्रीमियम ही बहुत होता है, मैच्योरिटी पे कितना मिल रहा होगा। तो लॉ सेज 2.5 लाख तक माफ है, उसके बाद साफ है। 2.5 लाख तक का प्रीमियम है हम छोड़ देंगे, मैच्योरिटी टैक्सेबल नहीं करेंगे। अगर 2.5 लाख से ऊपर का प्रीमियम है मैच्योरिटी टैक्सेबल होगी, एंड टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। शुक्र है अदर सोर्स में नहीं करा। सर क्या फर्क पड़ेगा अगर कैपिटल गेन में कर दिया, जो मैच्योरिटी प्राइस है वो सेल्स कंसिडरेशन मान लिया जाएगा, और जो अमाउंट पे करा है मैंने प्रीमियम का वो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी, बैलेंसिंग फिगर मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन हो जाएगा। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म डिपेंड अपॉन पीरियड ऑफ होल्डिंग, अभी पढ़ाऊंगा कि पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना चेक करते हैं। और कैपिटल गेन के टैक्स रेट कम है एज कंपैरिजन टू पीजीबीपी या अदर सोर्स। जैसे ही लो आया बेटा, मैंने भी पढ़ लिया, आपने भी पढ़ लिया, मैंने 2 पॉलिसी ले ली, एक 1.5 लाख की ले ली, एक 1,80,000 की ले ली, अलग अलग देखूं तो 2.5 लाख से कम है, एग्रीगेट प्रीमियम कर दूं तो 3,30,000 है। देख के आंसर दो, एग्रीगेट चेक करना है। अगर आप मल्टीपल पॉलिसीज भी ले लेते हैं और प्रीमियम एग्रीगेट 2.5 लाख से ऊपर हो जाता है तो हम इसकी मैच्योरिटी क्या करेंगे साहब, टैक्सेबल करेंगे। अभी यूलिप टैक्सेबल हो गई बेटा अंडर द हेड कैपिटल गेन। सर जो नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं ये इसमें पैसा इन्वेस्ट करने लग गए, 2021 में लो आ गया कि यूलिप में लगाएंगे 2.5 लाख से ऊपर तो टैक्सेबल हो जाएगा। नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन्होंने नहीं छेड़ी, अब वो नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा लगाने लग गए अंबानी साहब, खरीद लो 200 करोड़ की, 500 करोड़ की, उसकी मैच्योरिटी आज भी क्या थी, एग्जाम्प्टेड 1010D में। फिर फाइनेंस एक्ट 2023 की अमेंडमेंट आई थी, अगर नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज भी आपने ले ली और एनुअल प्रीमियम 5 लाख रुपए से ऊपर चला गया, वहां 5 था, एनुअल प्रीमियम अगर 5 लाख से ऊपर चला गया तो उसकी भी मैच्योरिटी हम क्या करेंगे, टैक्सेबल करेंगे। तो धीरे धीरे सारे रास्ते बंद हो रहे हैं बेटा। आज के टाइम कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी पढ़ाया था, ऑलवेज टैक्सेबल। यूलिप छोटी है तो छोड़ देंगे, बड़ी है तो टैक्सेबल। छोटी मतलब 2.5 लाख या उससे कम छोड़ देंगे, 2.5 लाख से ऊपर है तो मैच्योरिटी टैक्सेबल होगी। और तीसरा था आपका नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, 5 लाख तक है प्रीमियम, छोड़ देंगे। 5 लाख से ऊपर का, 5 लाख भी बहुत होता है यार, इससे ऊपर का प्रीमियम है तो ये मैच्योरिटी हमारी क्या होगी, टैक्सेबल होगी। यूलिप कैपिटल गेन में है, नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। ठीक है जी, छोटा छोटा बेटा। नंबर 1 प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, टेंजिबल इंटेंजिबल कोई भी। नंबर 2 सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। नंबर 3 यूलिप। 2 कंडीशन है, 1 फरवरी 2021 के बाद क्या होनी चाहिए बेटा, ये इशू होनी चाहिए, एंड एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, तभी मैच्योरिटी टैक्सेबल होगी। नेगेटिव लिस्ट इंपॉर्टेंट है, कैपिटल एसेट डज नॉट इंक्लूड, ये 5 चीज़ें, कैपिटल एसेट डज नॉट इंक्लूड, आपके सामने स्क्रीन पे बेटा ये 5 चीजें हैं, ये 5 चीजें कैपिटल एसेट नहीं है। क्या मतलब है, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ठीक है जी, नेगेटिव को पढ़ा जाता है बेटा सिंप्लीफाइड करने के लिए, इनके ऊपर कैपिटल गेन नहीं। नंबर 1 स्टॉक इन ट्रेड, इसलिए छोड़ दिया कि पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है, अगर बाहर ना करते डबल टैक्सेशन हो जाता, उधर पीजीबीपी और इधर क्या लगता बेटा कैपिटल गेन, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ओपन एंडेड था,
प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। और लॉ पढ़ने का तरीका समझाया था बेटा, एक्सक्लूड वही होता है जो कहीं ना कहीं इंक्लूड होता है। डेफिनेशन में एक्सक्लूड वही है जो कहीं ना कहीं इंक्लूड है, एग्जम्प्ट वही है जो कहीं ना कहीं टैक्सेबल है। तो स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट अ कैपिटल एसेट, रीजन पीजीबीपी में जाएगा, पर एक स्टॉक को छोड़ के, कौन सा? FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसका स्टॉक हमेशा कैपिटल एसेट माना जाएगा। बाकी सारे स्टॉक कहाँ जाएंगे? अंडर द हेड पीजीबीपी। तीसरा पढ़ो, तीसरा, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। आपके बेटा लैंड होनी चाहिए, एग्रीकल्चरल लैंड होनी चाहिए, रूरल एरिया में होनी चाहिए, और वो रूरल एरिया इंडिया में होना चाहिए। ये सारे पॉइंट सेटिस्फाइड होने चाहिए। लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, रूरल एरिया में इन इंडिया, तो इसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन नेपाल बेची, कैपिटल गेन लगेगा। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन श्रीलंका बेची, कैपिटल गेन लगेगा। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया बेचूंगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। और लो से पूछा गया ये क्या होता है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड? लैंड के ऊपर बोर्ड लगा के छोड़ दूं रूरल है, एओ आए तो फोटो खींच के दिखा दूं? नहीं, लॉ ने डेफिनेशन दी थी, 3 क्राइटेरिया दिए थे, तीनों में से एक भी क्राइटेरिया में लैंड आ गई तो अर्बन है। तीनों में से एक भी क्राइटेरिया में लैंड आ गई तो अर्बन है। तीनों में से एक भी क्राइटेरिया में लैंड नहीं आएगी, तीनों में नहीं आएगी, तो लैंड क्या है? रूरल है। क्राइटेरिया नंबर 1, लैंड किसी ऐसी म्यूनिसिपैलिटी में है जिसकी पॉपुलेशन 10,000 तक है या उसके 2 किलोमीटर का रेडियस। लैंड किसी ऐसी म्यूनिसिपैलिटी में है जिसकी पॉपुलेशन 10,000 तक है या उसके 2 किलोमीटर का रेडियस। इसमें कोई लैंड आ गई तो अर्बन है, जो इसमें नहीं आएगी वो रूरल है। सेकंड क्राइटेरिया, म्यूनिसिपैलिटी पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा 1 लाख तक और उसके 6 किलोमीटर का रेडियस। पहला 10,000, दूसरा 10,000 से ज़्यादा 1 लाख, और तीसरा था बेटा आपका 1 लाख से ज़्यादा और उसका 8 किलोमीटर का रेडियस। इसमें जो लैंड आएंगी ये लैंड आपके क्या है बेटा? अर्बन। जो इसमें कवर नहीं होंगी वो सारी लैंड क्या माने जाएंगी साहब? रूरल लैंड मानी जाएगी। ये कहाँ मिलेगी? 10,000 से कम की पॉपुलेशन, एक फैमिली फंक्शन कर दे 10,000, उसमें इकट्ठे हो जाते हैं। बाबा के पीछे ही बेटा लाख लोग, चल बाबा बागेश्वर आए हुए ना, लाख लोग की गैदरिंग वहाँ पर हो रही है। पूरी म्यूनसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10,000 चेक कर रहे हैं नालायक। ये मिलेंगे लेह लद्दाख में, सियाचिन में, हाईवेज पे जाके मिलेंगे इस टाइप की लैंड। लॉ से सेल परचेज करते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अरे 10,000 पॉपुलेशन होती क्या है, और वो भी म्यूनसिपैलिटी की। याद कर लो, 3 क्राइटेरिया में आ गई अर्बन, जो 3 में नहीं आएगी वो क्या होगी बेटा? आपकी रूरल। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट चार्जेबल टू कैपिटल गेन। चौथा और पांचवा इकट्ठा पढ़ना, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशू अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 99 और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशू अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015। एक ही चीज़ है, एक कांग्रेस लेके आई थी बेटा, एक बीजेपी लेके आई थी। सुनने पे ध्यान देना क्या चीज़ है। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गोल्ड में इंटरेस्टेड है। और भाई ये गोल्ड का क्या करेंगे? जब भी कभी करेंसी पब्लिश होती है या वर्ल्ड बैंक से लोन लेना होता है, कई चीज़ों को बेस रखा जाता है, उसमें से एक बेस होता है बेटा आपका गोल्ड। करंट सिनेरियो में जो गोल्ड इतना तेज ऊपर भाग रहा है, दिवाली से पहले भी सुनाओ, वो डेली बेस पे गोल्ड ऊपर जंप मार रहा है। कई कारण है, एक कारण तो ये सेंट्रल बैंक उसको भर रहे हैं कि फ्यूचर, अभी तो जो इंटरनेशनली ट्रेड होता है वो यूएसडी में हो रहा है, फिर वो शायद गोल्ड में होने लग जाए। फिलहाल मैं मुद्दे पे आऊं साहब, जो अपनी बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गोल्ड में इंटरेस्टेड है, उसके पास अपने इतने गोल्ड के रिजर्व नहीं है, पर उसको पता है कि हाउस होल्ड के पास क्या है? गोल्ड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाउस होल्ड को बोल रही है आप अपना गोल्ड मेरे पास डिपॉजिट कर दो। हाउस होल्ड कह रहे हैं हु द हेल यू आर, मैं अपना गोल्ड गवर्नमेंट के पास क्यों डिपॉजिट करूं? गवर्नमेंट से पूरी बात तो सुनना लायक, गोल्ड दे, इसके बदले मैं तुझे बॉन्ड दूंगी। हाउस होल्ड मुझे गोल्ड दो, मैं आपको इसके बदले क्या दूंगा? बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, और इसके ऊपर मैं टाइम टू टाइम बेसिस पे आपको इंटरेस्ट दूंगा। ट्रेडेबल सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, मार्केट में जाके इसको सोल्ड आउट कर लेना। जैसे जैसे गोल्ड का रेट बढ़ेगा वैसे वैसे सिक्योरिटी का रेट भी बढ़ेगा, बेच सकते हो, गवर्नमेंट का बैकअप है, हाईली क्या होगी साहब? ये मार्केटेबल होगी। हाउस होल्ड ने बोला सर इंटरेस्ट तो आप दोगे, टैक्स तो नहीं लोगे?
इंटरेस्ट आप इसके ऊपर दोगे, कम मिलता है, 2.5% 3% मिलता है। इंटरेस्ट तो आप दोगे, कहीं इसके ऊपर से आप टैक्स तो नहीं लोगे। पहली अमेंडमेंट करी सेक्शन 10 में, इंटरेस्ट टैक्स फ्री, तू गोल्ड दे, इंटरेस्ट तेरा क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। फिर लॉ ने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हाउस होल्ड ने, कल को बेचूंगा इस मार्केट में इसको ले जाके सिक्योरिटी को, तो कैपिटल गेन तो नहीं लगाओगे। आपके सामने ये कैपिटल एसेट ही नहीं मानी जाएगी, तू गोल्ड दे दे बस। इंटरेस्ट कमा, वो टैक्स फ्री है, इसकी सेल परचेज करता रहे, कैपिटल गेन के दायरे से क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड एक टैक्स न्यूट्रल बॉन्ड होता है, जो क्या होता है बेटा, इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री, उसकी सेल परचेज भी टैक्स फ्री। 1999 में स्कीम आई थी, उसके बाद 2015 में, और दोनों टाइम सुपर फ्लॉप हुई थी। बड़ा मेजर नुकसान बेटा, ब्लैक मनी व्हाइट करने का सबसे बड़ा जरिया है, इसमें सोर्स नहीं पूछा जाता कि आपके पास गोल्ड कहां से आया है। तो मेरे जैसे भी बेटा, मैंने कच्चा पैसा लिया, मार्केट से गोल्ड परचेज करा, गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर दिया। सर मार्केट में कच्चे में गोल्ड मिल जाता है, कितना मर्जी ले ले भाई, पैसा होना चाहिए, कितना मर्जी गोल्ड ले लो, कच्चे में क्या मिलता है, गोल्ड मिलता है। अरे सर सुना है 2 लाख से ऊपर वो पैन नंबर मांगते हैं, वो सुना है, वो तनिष्क वाला मांगता है, पीपी ज्वेलर वाला मांगता है। चले जाओ चांदनी चौक में, कूचा महाजनी, कोई नहीं मांगता, कुछ भी कर लो कोई नहीं मांगता बेटा, बड़े बड़े प्लेयर तो मांगते हैं। तो ये कच्चे को पक्का करने का बहुत बढ़िया तरीका था यार, नालायकों ने बंद कर दिया। 1999 में तो मैं स्टूडेंट था, समझ नहीं पा रहा, बच्चा था उस टाइम, तो हमें नहीं पता था क्या होता है। 15 तक तो मैं भी खिलाड़ी हो गया था बेटा, तो हमने भी मार्केट से कच्चे का गोल्ड परचेज कर लिया, गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर दिया। वीआईपी ट्रीटमेंट है, इंटरेस्ट टैक्स फ्री, जब भी बेचेंगे टैक्स फ्री, सारी की सारी इनकम वाइट हो जाएगी। जितनी तेजी से आई थी उतनी तेजी से ही विड्रॉल भी हो गई। जस्ट फॉर नो, इसलिए बोल रहा हूं, कल को फिर आए तो फिर लगा देना इस पे। मेन आदमी तक तो लगा नहीं पाते, ये सीए पहले पकड़ लेते हैं, लगाओ इसमें पैसा, वो और क्लाइंट को सलाह दे रहे हैं लगा दे भाई। गवर्नमेंट क्या नहीं पूछती, सोर्स नहीं पूछती, पर रीजनेबल लेवल। मेरी रिटर्न फाइल हो रही है 25 लाख की, 10 किलो का गोल्ड दे दिया, वो धर लेंगे मुझे, वो कंप्लेंट हो जाएगी, वो उसको क्या करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोल देगा कि इसको चेक करना लायक को, ये 10-10 लाख का 10-10 किलो गोल्ड लेके कहां से आ रहा है। रीजनेबल क्वांटिटी। एनी हाउ वापस आते हैं बेटा, क्या क्या चीज कैपिटल एसेट नहीं है। नंबर 1 बोलो, स्टॉक इन ट्रेड, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को छोड़ के। नंबर 2 रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। नंबर 3 गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड या डिपॉजिट सर्टिफिकेट। सेकंड पढ़ो, ये 6 और इसमें 7वां शेयर भी लिख लो, शेयर, वही जो अभी गिफ्ट में पढ़ाए थे मैंने, वो सारे हैं। ज्वेलरी, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, शेयर्स एंड सिक्योरिटी। अगर मूवेबल पर्सनल एसेट ये हैं, इसको बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा। अगर अदर मूवेबल पर्सनल हैं, अदर कार बेचा, पर्सनल मोबाइल बेचा, पर्सनल लैपटॉप बेचा, तो इसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। इमूवेबल बेची तो हमेशा उसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा। मूवेबल में बेटा अगर ये बेचेंगे, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ज्वेलरी, और आपका बेटा शेयर्स एंड सिक्योरिटी, कैपिटल गेन लगेगा। एनी अदर मूवेबल एसेट बेचेंगे, कैपिटल गेन के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। सर ज्वेलरी क्या होती है, जो नेकलेस है, जो वेयरिंग अप्रेल्स हैं, वो तो ज्वेलरी है। गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, ये भी ज्वेलरी मान लिए जाएंगे। यूटेंसिल्स मेड अप ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ज्वेलरी मान ली जाएगी। फर्नीचर मेड अप ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ज्वेलरी मान लिए जाएंगे। कपड़ा जिसमें काम है बेटा गोल्ड, सिल्वर या प्लेटिनम का, वो कपड़ा भी ज्वेलरी मान लिया जाएगा। बेचेंगे तो कैपिटल गेन के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। ठीक है जी, ये वही डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट को बेचेंगे बेटा, 2 टाइप के कैपिटल गेन होंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को बेचने से जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचने से जो गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या होती है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, क्या होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, सामने स्क्रीन पे ध्यान दो। 23 जुलाई 2024 से पहले, अब यहां से लो शुरू है यार, ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024,
ये बस तुम्हारा लास्ट अटैम्प्ट है जिसमें ये समस्याएं हैं, उसके बाद तो ये समस्या ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि सारा कुछ ही क्या आएगा आफ्टर 23 जुलाई 2024। सर पीरियड ऑफ होल्डिंग पे डिपेंड करता है कि एसेट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। कुछ एसेट का पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने, कुछ एसेट का पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 महीने, कुछ एसेट का पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 महीने। इस ड्यूरेशन में बेचोगे तो शॉर्ट टर्म, इसके बाद बेचेंगे तो बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 12 महीने वाली कौन कौन सी एसेट थी बताना भाई। नंबर 1 यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। 23 जुलाई से पहले भी 12 महीने देखने थे, 23 जुलाई के बाद भी 12 महीने देखने हैं। नंबर 2 आपका बेटा यूनिट्स ऑफ यूटीआई, इंडिया का पहला म्यूचुअल फंड, पहले भी 12 महीने देखने थे, अब भी 12 महीने देखने हैं, कोई चेंज नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद आपका बेटा लिस्टेड सिक्योरिटी, जीरो कूपन बॉन्ड ले लो पहले, जीरो कूपन बॉन्ड, पहले भी 12 महीने, अब भी 12 महीने। और चौथी और लास्ट थी बेटा लिस्टेड सिक्योरिटी, पहले भी 12 महीने, अब भी। सर फिर चेंज किस में आया अभी बताऊंगा। ये थी 12 महीने वाली, 24 महीने में 3 है। लैंड पहले भी 24, अब भी 24। बिल्डिंग पहले भी 24, अब भी 24। अनलिस्टेड शेयर पहले भी 24, अब भी 24। इनके अलावा बाकी जो भी एसेट बच गई, ज्वेलरी बच गई, कोई प्लांट एंड मशीनरी बच गई जिस पे कैपिटल गेन लगना है, कोई इंटेंजिबल है, गुडविल पेटेंट कॉपीराइट बेचूंगा कैपिटल गेन लगेगा। पहले कितने थे, अब कितने हैं 24। 23 जुलाई 2024 के बाद, और लिटरली मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूं, आपके एग्जाम में भी बात का ही आएगा बेटा। पहले का वो पूछ के करेगा क्या, हिस्ट्री की बातें हो गई, वो तो लाइफ में काम तो आनी नहीं बेटा, वो काम में तो आएगा ही। 23 जुलाई 2024 के बाद बैठे हैं, एक्स्ट्रा कराऊंगा मैं दोनों रिवीजन, 23 से पहले का लो, बाद का लो। एक्स्ट्रा एम्फेसिस रिवीजन के टाइम 23 जुलाई 2024 के बाद के लो पे रखना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, सीए के एग्जाम हैं ये बिल्कुल प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होते हैं। 23 जुलाई 2024 से पहले क्या लो था, अब रिक्वायरमेंट नहीं है, पढ़ेंगे दोनों। एग्जाम में जब रिवाइज करो एक्स्ट्रा फोकस 23 जुलाई 2024 के बाद। तो मैक्रो लेवल से बोलो, 23 जुलाई 2024 के बाद 2 ही पीरियड ऑफ होल्डिंग है, 12 या 24। 23 जुलाई 2024 के बाद 2 ही पीरियड ऑफ होल्डिंग है, 12 या 24। 4 असेट के 12, उसके अलावा सारी दुनियादारी 24, 36 है ही नहीं। ठीक है जी, 4 याद कर लो बेटा आपका साहब। यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, जीरो कूपन बॉन्ड, लिस्टेड सिक्योरिटी। और छोटा करूं, एग्जाम में 3 चीजें आती हैं, या तो लैंड का क्वेश्चन आएगा, या बिल्डिंग का आएगा, या लिस्टेड शेयर या अनलिस्टेड शेयर। चौथी चीज मिलेगी नहीं। लैंड हमेशा 24 है, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो। बिल्डिंग हमेशा 24 है, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो। लिस्टेड शेयर आपके बेटा हमेशा 12 है, चाहे 23 से पहले हो चाहे 23 के बाद हो। अनलिस्टेड हमेशा 24 है, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो। फर्क पड़ा है ये ज्वेलरी इंटेंजिबल में, वो पहले 36 होते थे, आज के टाइम क्या है बेटा 24। 36 वाले का टाइम घटा के बेटा 24 कर दिया। ऊपर ध्यान दे बच्चे, ये एसएससी के फेवर में हुआ अगेंस्ट हुआ ये अमेंडमेंट। 36 से घटा के टाइम पीरियड 24 कर दिया, ये अमेंडमेंट फेवर है अगेंस्ट है, फेवर। पहले 36 महीने तक वेट करना पड़ता था, उसके बाद लॉन्ग टर्म, अब 24 महीने के बाद ही लॉन्ग टर्म, और 24 में लॉन्ग टर्म का टैक्स रेट कम होता है। ये समझ में आ गया बेटा। अब 2 छोटे कॉन्सेप्ट और ले रहा हूं, फिर 15 मिनट का ब्रेक दूंगा, गले में पेन हो रही है, मतलब बेसिक खत्म हो जाएगा ना, फिर सीधा मेन कॉन्सेप्ट पे रह जाएंगे। याद रखना, जिस दिन आपने परचेज करा वो पीरियड ऑफ होल्डिंग में आता है, जिस दिन आप बेचोगे वो पीरियड ऑफ होल्डिंग में नहीं आता। मैंने 16 अक्टूबर 2020 को असेट खरीदी, स्टार्ट यहां से हो जाएगी, बेची आज, क्या तारीख है 15 नवंबर 2024 ले रहा हूं, सिलेबस में 2024 है, तो आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग 16 अक्टूबर 2020 से 14 नवंबर 2024, जिस दिन बेचते हैं वो पीरियड ऑफ होल्डिंग में नहीं आता। हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन, एक बार तेजी से बस ये देख लो बेटा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसमें कुछ है ही नहीं,
जितने का बेचा सेल्स कंसिडरेशन, अगर सेल्स के कारण है तो सेल्स कंसिडरेशन, अदर देन सेल के कारण कैपिटल गेन है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इंश्योरेंस क्लेम सेल थोड़ी ना है, क्या लिखेंगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कंपनसेशन रिसीव, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वो लो। बस 3 चीज़ें माइनस कर दो, माइनस बेचने के खर्चे, माइनस कितने में खरीदा, माइनस इम्प्रूवमेंट। बस बैलेंसिंग फिगर पॉजिटिव है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, नेगेटिव है तो लॉस। लॉन्ग टर्म लॉस, नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा? लॉस। ठीक है जी। अब 2 पॉइंट याद रखने लायक हैं बस इसमें। परचेज के टाइम भी खर्चे होते हैं, सेल के टाइम भी खर्चे होते हैं। परचेज वाले खर्चे इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सेल वाले खर्चे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। परचेज के टाइम भी खर्चे होते हैं, प्रॉपर्टी खरीदो तो भी खर्चे हैं, बेचो तो भी खर्चे हैं। परचेज वाले खर्चे इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सेल वाले खर्चे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। नेक्स्ट बेटा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, वही इम्प्रूवमेंट लेते हैं जिससे असेट की वैल्यू एप्रिशिएट होती है। एग्जाम में फर्क नहीं पड़ेगा, वो सीधा इंप्रूवमेंट लिखेगा, आप माइनस कर दोगे। मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूँ। वाइट वॉश कराई, ये इंप्रूवमेंट है? कुछ नहीं है। ग्राउंड फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर बना दिया, ये इंप्रूवमेंट है? कैपिटल इंप्रूवमेंट। लैंड खाली पड़ी थी, 4 दीवारी करवा दी, ये इंप्रूवमेंट है। तो माइनस होती है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, प्रैक्टिकल लाइफ, कैपिटल इंप्रूवमेंट। एग्जाम में जो इंप्रूवमेंट है सारी माइनस कर देना। एक पॉइंट याद रखना, STT कैपिटल गेन में इसका कुछ नहीं होता। ये परचेज करते वक्त भी दिया होगा, ये सेल करते वक्त भी दिया होगा। परचेज करते टाइम कॉस्ट में ऐड मत करना, सेल करते टाइम इसको बेटा एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर में मत लेना। क्लियर? अब मेन जहां से रिवीजन करनी है कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो फॉर्मेट देख लो, फिर स्टार्ट करूंगा ब्रेक के बाद। सर प्रायर टू 23 जुलाई है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, प्रायर टू 23 जुलाई है या ऑन और आफ्टर 23 जुलाई है? अगर प्रायर टू 23 जुलाई है, सेल्स कंसिडरेशन लो या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, माइनस माइनस इंडेक्स होगा। 23 जुलाई से पहले है तो इंडेक्स होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी इंडेक्स होगी, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी इंडेक्स होगी। सर इंडेक्स कैसे होता है वो देख लेंगे, पर इंडेक्स होगा। इधर आओ और फोकस रखना, 2-3 बार बोलूंगा मैं क्या बोल रहा हूं। सर सेल्स कंसिडरेशन या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, 23 जुलाई के बाद कभी भी इंडेक्स नहीं होगा, नेवर एवर। सर हमने एक जगह तो करा था 20% आफ्टर इंडेक्सेशन, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। बेटा वो टैक्स निकालने के लिए था, वो इनकम निकालने के लिए नहीं था। मेरे वर्ड्स पे एम्फेसिस लो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। मैं कह रहा हूं 23 जुलाई के बाद कभी इंडेक्सेशन है ही नहीं। कैपिटल गेन निकालने के लिए, मैं टैक्स नहीं बोल रहा हूं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए 23 जुलाई के बाद कभी भी इंडेक्सेशन नहीं है। सर हमने क्लास में करे थे क्वेश्चनों में, वो टैक्स निकालने के लिए करा था, इनकम निकालने के लिए नहीं। तो जब गेन निकालोगे ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, फॉर्मेट क्या बनेगा? सेल्स कंसिडरेशन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस माइनस इंडेक्स होगा ही नहीं, थंब रूल है ये। सर किसी भी एसेट में नहीं होगा, लैंड और बिल्डिंग में हम कर रहे थे, बेटा मैं भी करूंगा पर टैक्स निकालने के लिए करूंगा, मैं इनकम निकालने के लिए नहीं। सर 2 अलग अलग चीज है क्या? हाँ, 20 लाख का हाउस खरीदा 20 साल पहले, आज 1 करोड़ का बेच दिया, तो गेन कितना है? 1 करोड़ माइनस 20 लाख 80,000, बस 80 लाख या जो भी आ गया, ये गेन है। सर वो इंडेक्स तो हम कर रहे थे टैक्स निकालने के लिए, उस 80 लाख पे टैक्स कैसे निकलेगा? 20% आफ्टर इंडेक्सेशन और 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, विच एवर इज लेस, तब इंडेक्स कर रहे थे हम। अब एग्जाम में क्वेश्चन आए कंप्यूट कैपिटल गेन, बात ही खत्म, इंडेक्स होगा ही नहीं। अरे अगर वो टैक्स ना निकलवाए एग्जाम में क्वेश्चन में तो फिर इंडेक्स थोड़ी ना होगा बेटा। तो बस एक कसम खा लो, क्योंकि मैं बार बार परेशान हो जाता हूं इससे, 23 जुलाई के बाद इंडेक्सेशन है ही नहीं, नेवर एवर किसी भी असेट में इंडेक्सेशन नहीं होगा, हमेशा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, हमेशा
बैलेंसिंग फिगर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। प्रैक्टिस दोनों की ही करेंगे, 23 से पहले 23 के बाद, पर 23 के बाद इंडेक्सेशन कभी नहीं है गेन निकालने के लिए। हाँ, जब आप क्या निकालोगे, टैक्स निकालोगे, तो एक ही केस में बस इंडेक्स होता है, लैंड और बिल्डिंग, रेजिडेंट, इंडिविजुअल और एचयूएफ, और लैंड और बिल्डिंग। उसमें टैक्स क्या है, 20% आफ्टर इंडेक्सेशन और 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, विच एवर इज लेस। कंडीशन याद रखना, खरीदा 23 जुलाई से पहले, बेचा 23 जुलाई के बाद। मजे की बात, खरीदा भी 23 जुलाई के बाद, बेचा भी 23 जुलाई के बाद, लॉन्ग टर्म है, फिर भी ये नहीं लगेगा, केवल 12.5% लेंगे। वो होता ही कब है, खरीदा कब हो, 23 जुलाई से पहले, बेचा कब हो, 23 जुलाई के बाद। तो टैक्स निकालने के लिए हम इंडेक्स करेंगे। कुछ समझ में आया ना, बाकी तो मैं संभाल लूंगा। अब ब्रेक लो बेटा 15-20 मिनट का, और उसके बाद फिर मैं तसल्ली से प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करता हूं ये।